नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेशर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं कानपुर से खबर, जहां बर्रा अपहरण कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 26 से 27 जून को ही संजीत की हत्या कर दी गई थी। एसएसपी के हवाले से खबर है, अपहरणकर्ताओं ने युवक की हत्या कर दी थी। हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। हत्या के बाद फिरौती की मांग की गई थी। शव की तलाश के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं ने वारदात के बारे में बताया। पुलिस का युवक के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस पर 30 लाख की फिरौती का भी आरोप लगा। 22 जून को बर्रा थाना क्षेत्र से हुआ था संजीत का अपहरण, और अब तकरीबन 1 महीने बाद ये पता चलता है कि जब अपहरण किया गया था उसके 4 ही दिन बाद 2-3 दिन में ही अपहरणकर्ताओं ने संजीत की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद ही फिरौती की डिमांड की थी। ये पुलिस को अब पता चला है। एसएसपी के हवाले से ये जानकारी मिल पाई है। बहुत बड़ा खुलासा कानपुर के इस अपहरण कांड में हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अभी तक उनको आस थी कि उनका लाल, उनके जिगर का टुकड़ा पुलिस खोज कर ले आएगी और उनके पास वो एक बार फिर से वापस आ जाएगा। ये आस थी परिवार के मन में, लेकिन ये आस भी अब टूट गई है। जैसे ही पुलिस वाले खबर लेकर पहुंचे संजीत के घर, तो परिवार वालों का जो सब्र का बांध था वो टूट गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगे। और पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगातार परिवार ने लगाया है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता। मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुंह चुरा रही है। मुंह दिखाएगी भी तो किस मुंह से? उन्होंने ऐसा कहा भी किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। बर्रा इंस्पेक्टर आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई, आपसे क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने? मेरे भाई के हत्यारे रंजीत राय को। क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को। ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में तरमीम किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच की। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे, जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है, और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है। जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, पुलिस ने खुलासा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार को बरगलाया गया। खुलासा करेंगे ये जरूर बताया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन क्या खुलासा करेंगे नहीं बताया गया। ये गंभीर आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे प्रभात अवस्थी, मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, सबसे पहले आप अपडेट बताइए, क्या अपडेट है? क्या पुलिस तलाश पाई है शव को अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अभी पुलिस को शव की जो तलाश है वो जारी है, और अभी तक पुलिस के हाथ जो मृतक है उसका शव नहीं लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है, जैसा कि जो एसएसपी उनका खुद कहना है कि 22 तारीख को अपहरण हुआ है और 26 या 27 तारीख को ही उसकी हत्या कर उसका जो शव है उसको पांडू नदी में फेंक दिया गया। यानी 25 दिन पहले उस शव को पांडू नदी में फेंक दिया गया, जिसमें काफ़ी तेज बहाव भी चल रहा है और इस शव को तलाश करने में काफ़ी समय भी लग सकता है। तो वहीं अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो पुलिस की लापरवाही जो है वो उजागर होती है, क्योंकि 1 महीने बाद जो परिवार की आस थी कि शायद पुलिस उनके बेटे को वापस लेके आएगी, लेकिन वो आस जो है वो टूट गई है, क्योंकि अब पुलिस का साफ कहना है कि उसके दोस्त जो हैं उन्होंने उसका अपहरण किया था, और जब
4 दिन बाद या 5 दिन बाद उसने उनकी हत्या करने के बाद उसके शव को पानी में बहा दिया और उसके बाद फिरौती की मांग की और फिरौती की रकम लेने के बाद वो यहाँ से भागने की फिराक में, तो तभी उनको पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि 22 तारीख को अपहरण हुआ था और 4 दिन बाद यानी 26 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया था, वो भी एसएसपी के कहने पर। अगर पुलिस शुरुआती दौर पर ही एक्टिव हो जाती, क्योंकि जो अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि अपहरण करने के बाद जो उसका दोस्त है जो उसके साथ सैंपल लेने का काम किया करता था, ब्लड सैंपल लेने का, उसने उसको एक किराए के मकान को ले रखा था, वहां पर उसको रखा था और नशा यानी कि उसको कुछ गोली खिलाकर, उसको बेहोशी की गोली खिलाकर उसको कमरे में रखता था और 4 दिन तक रखने के बाद उसने उसकी हत्या की है। और उसके बाद कानपुर देहात से एक सिम खरीदा और उससे फिरौती की मांग की गई। लेकिन इस पूरे फिल्मी अगर क्रम की बात की जाए तो पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में है कानपुर साउथ की पूरी पुलिस, क्योंकि बात अगर एसपी साउथ की जाए तो उनके पास लगातार जो पीड़िता है यानी मृतक की जो बहन है वो रुचि, वो लगातार जाती रही। तो एसपी साउथ का कहना था छोटी छोटी बातों पर आप क्यों आ जाते हो, क्या हम हर छोटी छोटी बात सुनने के लिए बैठे हुए। इस तरह से जो पुलिस का एक रवैया था यही बड़ी बात है, किसी के घर का बच्चा गायब था और पुलिस को ये छोटी बात लग रही थी और मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे, मामला दर्ज नहीं कर रहे थे। तब तक मामला दर्ज होता, तब तक संजीत की हत्या हो चुकी थी और इसलिए सवाल कई खड़े होते हैं। प्रभात, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है, कब संजीत का अपहरण हुआ। 22 जून अस्पताल से घर जाने के दौरान संजीत का अपहरण कर लिया गया था। 23 जून को परिजनों ने जनता नगर चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। 26 जून एसएसपी के आदेश पर राहुल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 29 जून को अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी थी। 5 जुलाई परिजनों ने शास्त्री चौकी पर जाम लगाया, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। 12 जुलाई को एसपी साउथ कार्यालय में दोबारा प्रार्थना पत्र परिवार वालों की तरफ से दिया गया। 13 जुलाई परिजनों ने फिरौती की रकम 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दी। 14 जुलाई को परिजनों ने एसएसपी और आईजी रेंज से शिकायत की। 16 जुलाई को बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय को लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 24 जुलाई को संजीत की हत्या की सूचना परिवार वालों को दी गई। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा और इस घटनाक्रम को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि हर बार सिर्फ परिवार वालों ने जतन किए, पुलिस कुछ भी करती हुई नजर नहीं आई। इससे पहले कल संजीत के परिवार ने पुलिस पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि पुलिस कोई सही जानकारी उन्हें नहीं दे रही है। परिवार ने कहा था कि पुलिस वाले अगर ऐसा ही करते रहे तो परिवार आत्मदाह कर लेगा। अब आज उसकी हत्या की खबर परिवार को मिली है। कप्तान सर ने भी टाइम दिया था, 4 दिन का दिया था, आज 12 दिन हो गए। अभी वो शासन दे रहे हैं कि खा पी के सो जाइए। जिसका भाई लापता है, जिसका बेटा लापता है, जिस माँ का बच्चा लापता है, वो खा पी के सो सकते हैं। हमें दिन रात यही आश्वासन दिया जाता है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, एक जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज सुबह से यही आश्वासन दे रहे थे कि बस केस खुला रखा है, बस केस खुला रखा है। रात में 9 बजे कॉल करके कहते हैं अभी पूछताछ चल रही है। क्या लग रहा है भाई के बारे में, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं मेरा भाई किस परिस्थिति में होगा, किस हाल में होगा, अभी कुछ नहीं। किसको जिम्मेवार मानते हैं इसका? पुलिस प्रशासन को मानते हैं। अब हमें किसी पे भरोसा नहीं है। अब हमें इतना कप्तान सर पे भरोसा है, उन्होंने बहुत तसल्ली दिलाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इतने दिनों में। आपने बोला था कि आप तब बताएंगी कि आपके बैग में उसमें कितना पैसा था जब आपका भाई आ जाएगा। अब क्या लग रहा है, क्या कितना पैसा था, क्या बताना चाहते हैं कुछ ऐसा? जी पूरा पैसा था। मैं अब भी कह रही हूँ कि मेरे भाई आ जाएगा, मैं सब बताऊंगी, लेकिन जब भाई ही नहीं आ रहा है तो हम लोग जी के क्या करेंगे? अब हम लोग भी आत्मदाह करेंगे। जब भाई नहीं रहेगा तो हम 3 लोग जी के क्या करेंगे, किसके लिए जिएंगे? अरे आज पुलिस ने तो पूरा खिलौना खेला हमारे साथ में। अब हम क्या बताएं, जो आज दिन भर आधा घंटे में अभी खुलासा कर रहे हैं, अभी 5 मिनट बाद आपको फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अभी पूरा खुलासा कर रहे हैं। अब हम पुलिस को बताते हम क्या करने जा रहे हैं, बस इतना हमारा कहना है। पुलिस ने आपसे क्या बोले, क्या खुलासा करे? अरे आज केस का खुलासा करने के लिए पूरे दिन भर हो गया, दिन भर से यही बताते चले आए कि आज पूरा खोल के रख देंगे। अभी आ रहे, अभी बुला रहे, आधा घंटे में बुला रहे, 10 मिनट में बुला रहे, आप तैयार रहना, आप हम बुलाएंगे वहीं आ जाना आप लोग। कौन आपसे बराबर बात कर रहा है? ये एसओ साहब और सीओ साहब से बात। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि अरे पुलिस बिल्कुल खिलवाड़ खेल रही है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है
और ये हमारे साथ में बहुत तमाशा हो रहा है। अब हम जो करेंगे वो हम पुलिस को बताएं। बेटे को गायब हुए 1 महीने से एक महीने से ज़्यादा। अब आपको क्या लग रहा है कि बेटे की स्थिति क्या होगी? अब स्थिति जो बेटे की होगी वही स्थिति हम अपनी करे लिए दे रहे हैं। क्या अब- मांग करते हैं प्रदेश सरकार से? अब क्या मांग करेंगे? अब जो हमें करना है वो हम कर ही लेंगे। अब हमारे बच्चे नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के? तो आपने सुना, लगातार ये परिवार चीख चीख कर अपना दर्द बयां करता रहा, लेकिन पुलिस के कान पर शायद जूं तक नहीं रेंगी। तभी तो कल भी सिर्फ बरगलाते रहे और कहते रहे कि खुलासा करेंगे, लेकिन परिवार वालों को जानकारी नहीं दी गई। प्रभात का हम रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, सवाल ये है कि क्या कानपुर पुलिस इतनी संवेदनहीन हो गई है कि एक परिवार के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं? आपने आरोपियों को अगर पकड़ लिया है, अगर आपके पास ये लीड है कि संजीत की हत्या हो गई है, तो परिवार को बताने में देरी क्यों कर रहे थे? आत्मदाह करेगा परिवार तभी पुलिस जागेगी, तभी कोई जानकारी देगी परिवार वालों को। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कानपुर पुलिस का इस पूरे प्रकरण पर रवैया रहा है वो वाकई सवालों के घेरे में रहा और कहीं ना कहीं कानपुर जो पुलिस है वो अपनी नाकामी को छिपाती नजर आई है। पहले तो 1 महीने तक किसी तरह से अपहरणकर्ताओं का पता नहीं लगा पाई और जब उनको पता चला तो कल की अगर पूरी बात की जाए तो पूरे दिन ये होता रहा कि अभी आपको थाने बुलाया जाएगा। परिजनों से हमेशा कहा गया कि अभी थोड़ी देर में थाने बुलाया जाएगा, जो लोग हैं वो पकड़ गए और खुलासा किया जाएगा। फिर 2 घंटे बाद फोन किया जाता है कि अभी आपको थोड़ी देर बाद थाने बुलाया जाएगा और जो लोग पकड़ गए उनसे आमना सामना कराया जाएगा और खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार पुलिस की क्या रणनीति थी? रात को 12 बजे के आसपास पुलिस जो अधिकारी हैं वो अपहृत युवक के घर पहुंचते हैं और जब तब जाकर बताते हैं कि उसकी जो डेथ हो गई है और उसको उसके दोस्त ने ही हत्या कर उसका शव जो है पांडु नदी में फेंक दिया है। तो एक बड़ा जो संवेदनहीनता भी देखने को मिलती है कि पूरे दिन पीड़ित परिवार को वो चक्कर लगाते रहे और ढांढस बंधाते रहे कि उसका अभी खुलासा हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में खुलासा कर देंगे, और रात में जाकर बता दिया कि उसकी हत्या हो गई है। तो परिजन जो है वो काफी आक्रोशित है और वो आप सुन भी सकते हैं कि उनको पुलिस का जो सिस्टम है और पुलिस की जो कार्यशैली है उससे पूरा भरोसा उठ गया है। वहीं अगर आला अधिकारियों की बात करें तो पूरी घटना में एसपी साउथ, जो साउथ का क्षेत्र है, यहाँ पर एसपी साउथ है अपर्णा गुप्ता, वो पूरे घटनाक्रम में अभी तक सामने नहीं आई है। कल देर रात वहां पर जब पुलिस कर्मी पहुंचते हैं, जो सीओ पहुंचते हैं, वहां पर परिवार को ढांढस बढ़ा रहे होते हैं कि संजीत है उसकी हत्या कर दी गई है। उस दौरान भी एसपी साउथ जो महिला है खुद और जो पूरे मामले को देख रही थी वो नहीं पहुंची है। अभी तक वो किसी भी परिवार के लोगों से नहीं मिली है। आखिरकार कैसे मिल सकती है, ये भी उनका जो परिजन उनका कहना है कि अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर एक इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, लानाजीर कर दिया जाता है। इतने से पूरा नहीं होगा, बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी है क्योंकि उनके अंडर पूरा क्षेत्र आता है। आखिरकार क्या वजह है जो आला अधिकारी जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, तब कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसका असर क्या होता है जमीन पर ये कोई नहीं देखता कि कितनी पुलिस सुधर रही है, कितना सिस्टम सुधर रहा है, ये कोई नहीं देखता। प्रभात, अब जब जानकारी परिवार वालों को दे दी गई है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, अब क्या कह रहे हैं परिजन? देखिए, परिजनों का कहना है कि उनकी जो उम्मीद है वो टूट चुकी है और अभी जिस तरह से पूरी घटनाक्रम है तो उसके बाद एसएसपी का भी मीडिया में सामने आकर बयान नहीं आया। उन्होंने अपने पीआरओ सेल से और मीडिया सेल जो है वहां से एक बयान जारी किया और पूरी घटना को बता दिया। वो भी अभी मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अभी आमना सामना करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं, उनसे भी अभी आमना सामना नहीं कराया गया है क्योंकि अभी जो शव है वो नहीं मिला है और उनका कहना है कि जो शव की तलाश के लिए कई टीमें, कई बोट और कई स्टीमर और पीएसी बुला ली गई है और काफी, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, तो काफी लंबा 25 दिन बीत गए हैं, तो काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी तब जाकर 100 को बरामद कर पाएंगे। तो वहीं जो परिजन है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि 1 महीने से उनको इंतजार था कि शायद कानपुर पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो जो हाईटेक होने का दावा करती है वो शायद बरामद कर लेगी उसके बेटे को, क्योंकि इकलौता घर का चिराग था संजीत और उसकी एक बहन जो रुचि है, उनको भरोसा था कि वो उसका भाई जो है वो वापस आएगा और रक्षाबंधन जो अब से कुछ ही दिन बाद आने वाला है, रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि इकलौता भाई था तो उसका भाई जो है वो उससे काफी दूर चला गया है और अभी तक उसका शव जो है वो नहीं मिला है। फिलहाल जो पुलिस है वो शव को बरामद करने का जो प्रयास कर रही है, तो वहीं परिजन जो है तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं समझती, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर पुलिस पहले ही समझ लेती तो शायद उस बहन का भाई आज उसके पास होता और वो भी रक्षाबंधन का त्योहार खुशी खुशी मना पाती। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात।
बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। ट्रेन से कटकर 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 सगे भाई समेत एक दोस्त की मौत। दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर हादसा हुआ है। ट्रैक पर बैठकर ये तीनों युवक बात कर रहे थे। ट्रैक के पास ही युवकों का घर भी है। दादरी थाना क्षेत्र के बोड़ाकी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर बता दें आपको, 3 युवकों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक पर बैठकर ये तीनों बात कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ट्रैक के पास ही इन तीनों युवकों का घर था और ये तीनों युवक बिना इस बात की परवाह किए कि ट्रेन अगर आई तो इनकी मौत हो सकती है, मौत की ट्रेन इनके लिए आ सकती है, ये फिर भी ट्रैक पर बैठकर बातें कर रहे थे और ट्रेन आई और इन तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर ये हादसा हुआ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर है अयोध्या से। 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन का मामला, भूमि पूजन पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। पत्रकार साकेत गोखले ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी भेजी है। पीआईएल में कोरोना और अनलॉक 2 की गाइडलाइंस के उल्लंघन की बात कही गई है। पिटीशन दायर कर भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक की मांग की गई है। इससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि स्वामी शंकराचार्य ने भी 5 अगस्त की तारीख को अशुभ बताया था और सवाल खड़े किए थे। और इस पिटीशन की अगर बात कर लें तो उसमें कहा गया है कि कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आएंगे, ऐसा कार्यक्रम है। भूमि पूजन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी 5 अगस्त से। लेकिन इस 5 अगस्त को लेकर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद स्वामी ने सवाल खड़े किए थे और इस 5 तारीख के मुहूर्त को अशुभ बता दिया था। और अब एक पत्रकार हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की है हाईकोर्ट में और कहा है कि इससे कोरोना का जो संकट है वो बढ़ सकता है। जो अनलॉक की गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, इसीलिए रोक लगाने की मांग इस पीआईएल के जरिए की गई है। लेटर पिटीशन के जरिए भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। पत्रकार साकेत गोखले हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भेजा है, चिट्ठी भेजी है, पीआईएल लगाई है और उसमें कहा गया है कि जो भूमि पूजन होने जा रहा है अयोध्या में 5 अगस्त को, उस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि कोरोना के संकट काल में ये अनलॉक की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, ये कहा गया है। तो 5 अगस्त वो तारीख है जब लोगों का इंतजार खत्म होगा और राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया जाएगा, भूमि पूजन होगा। बेसब्री से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब से 5 तारीख मुकर्रर की गई है तभी से इस पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। पहले इस मुहूर्त को अशुभ बता दिया गया और अब पत्रकार साकेत गोखले ने भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, पहले आप समझाइए जरा विस्तार से कि क्या बातें रखी गई हैं इस पिटीशन में, क्या आधार बनाया गया है जिसके माध्यम से इस भूमि पूजन को रोकने की बात कही जा रही है। देखिए प्राची, हम इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अयोध्या की जो तस्वीर है, राम की पैड़ी की तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह से ही अयोध्या में जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार बना हुआ है। आसमान पर काले बादलों का डेरा है और जो गर्मी पड़ रही थी 3-4 दिनों से, उससे लोगों को खासी राहत मिली हुई है। देखिए, पहले भले ही जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा हो कि जो तारीख है 5 तारीख वो अशुभ है, अब ये पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की गई हो, लेकिन अयोध्या के लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। साधु संतों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि देखिए, जब प्रभु श्री राम का कोई काम है उसके लिए किसी शुभ मुहूर्त या इसकी
तिथि को देखने की जरूरत नहीं है। ये तो आम लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए है कि हम घर बनवा रहे हैं तो मुहूर्त देखें। लेकिन जो जो सबको चलाने वाले हैं, सबके पालनहार हैं, जब उनसे जुड़ा कोई काम है तब किसी मुहूर्त की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। पिटीशन पर हमने लोग पूछा साधु संतों से, उन्होंने कहा देखिए कोर्ट में भी हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि इस याचिका को सुनवाई ही ना करे, क्योंकि बार बार जब केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसी को फॉलो करते हुए कार्यक्रम होगा। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कार्यक्रम होगा उसमें बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे, बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरी अयोध्या वहाँ चली जाएगी, उनको अलाउ कर दिया जाएगा और सब लोग वहाँ जाएं। जी नहीं, पूरा 3 तारीख, 4 तारीख और 5 अगस्त को पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील रहेगी। लोग अपने घरों से बस जरूरी काम से ही निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो वो पूरा हनुमानगढ़ी का परिसर है या फिर जन्मभूमि स्थल है वहाँ पर कोई जा नहीं पाएगा। हाँ, पूरा जो कार्यक्रम 5 तारीख को होगा, प्रधानमंत्री जो 2.5 घंटे तकरीबन रहेंगे अयोध्या में, वो पूरा कार्यक्रम लाइव होगा और उसके लिए अयोध्या के लोग उस कार्यक्रम को देख सकें, इसलिए जगह जगह बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी और लोग उस स्क्रीन पर उस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। तो कहीं पर ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका कहीं पर उल्लंघन होगा या बहुत सारी भीड़ जुट जाएगी। जो लोग रहेंगे, देखिए वो जहाँ पर जन्मभूमि परिसर में जहाँ ये पूरा कार्यक्रम होना है वहाँ पर लिमिटेड लोग ही मौजूद रहेंगे और वो बहुत बड़ा परिसर है, वहाँ कोई जगह की कमी नहीं है। इसलिए लोगों को उसी हिसाब से, जो 2 गज की दूरी है उसी हिसाब से लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे। और इसी तरीके की व्यवस्था जो है हनुमानगढ़ी मंदिर में भी की जाएगी। प्रधानमंत्री जाएंगे, कुछ और लोग जाएंगे, लेकिन सारे जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। और एक चीज़ ज़रूर हम बता दें कि अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं उनको साफ सफाई, रंग रोगन का काम जो है वो शुरू हो गया है। हमारे जो सोर्स है उनका कहना है कि 6 बड़े तोरण द्वार यानी से अयोध्या वासी कर रहे थे और अब जब वो दिन आ रहा है तो उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कौन उस दिन के बारे में क्या कहता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। तो राम मंदिर निर्माण में देश के कई विद्वान मौजूद रहेंगे। बात अगर विद्वानों की और करें और काशी का नाम न शामिल हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं। काशी के 5 विभूतियों को राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए आमंत्रण भेजा गया है। तो रामलला विराजमान, लगातार हमारी जो खास कवरेज वो जारी रहेगी। आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।